ठीक है, तो ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में तीन प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन। और रे ऑप्टिक्स में रे नेचर मतलब स्ट्रेट लाइन में चलने वाली नेचर, जो 1.67 मीटर आइस के लिए, हमारे आइस के लिए 1.67 मीटर लगभग होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एवरेज लैम्डा के लिए। ठीक, इसमें हम तीन चीज पढ़ते हैं। मेरा कहना मतलब ये कि 1.67 मीटर तक एक पॉइंट सोर्स से निकले हुए लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसमें डिफ्रैक्शन ज्यादा दिखने लगता है, यानी मुड़ना ज्यादा दिखने लगता है, मुड़ जाता है। तो मुड़ता तो शुरू से ही है, लेकिन वहां तक हम स्ट्रेट मान सकते हैं। उसके बाद जितना सोर्स है उससे भी ज्यादा विड्थ में वो बिखर जाता है, तो फिर उसको वेव नेचर मानते हैं। ठीक है ना, 1.67। अब इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, तीन पार्ट इसमें पढ़ते हैं। डिस्पर्सन हम पढ़ते हैं प्रिज्म में, जो लास्ट में पढ़ेंगे, अलग चैप्टर एक तरह से कह सकते हो। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इस चैप्टर में है। ये दोनों प्लेन कर्व और प्लेन कर्व, दो मिरर से, दो टाइप के सर्फेसेस से होगा। प्लेन मिरर, कर्व मिरर, हमने प्लेन मिरर लगभग पढ़ लिया, थोड़ा सा बचा हुआ। और प्लेन स्लैब, कर्व स्लैब या लेंस, कर्व स्लैब से ही लेंस बनता है। यानी कुल मिला के बस इतना ही पढ़ना है ध्यान से, और फेस अलग से है, बस इतना पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, यानी प्लेन मिरर की सारी चीजें, कर्व मिरर की सारी चीजें, प्लेन स्लैब से होने वाली सारी चीजें, कर्व सरफेस से होने वाली, और कर्व सरफेस के कॉम्बिनेशन, एक कर्व सरफेस, दो कर्व सरफेस मिलके लेंस बनाते हैं। इसको ठीक से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, यही हमें पढ़ना, पूरे चैप्टर का थीम यही है ना। उसके बाद अप्रोच ऐसा है कि हम ऑब्जेक्ट क्या होता है समझ लें, इमेज क्या होता है समझ लें, और किस रूल से ये आगे बढ़ता है। इमेज बनती है तो किस रूल को फॉलो करते हुए बनती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, और इमेज फॉर्म होने का रूल क्या होता है। ऑब्जेक्ट तुम जानते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। रियल ऑब्जेक्ट होगा अगर एक्चुअल में कट करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा अगर कट करती हुई नजर आए, बीच में कोई आ गया, या आगे जाके वो डाइवर्ज हो रहा है, पीछे ले जाके मिल रही है। ऐसे भी किसी भी क्वेश्चन में, ये जल्दी जल्दी रिवाइज हम लोग कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ऐसे ही इमेज में भी, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, एक्चुअल में कट कर रही तो रियल, कट करती हुई नजर आए तो वर्चुअल। कोई प्रॉब्लम? फिर क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कौन है, रूल। वो रूल कौन सा है जिससे रे बनती है, इमेज बनाती है। तो वो रूल तो एक्चुअल में क्या है, लाइट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जिसमें सबसे कम टाइम लगे। एक्चुअल में वो सबसे कम एनर्जी खर्च करना चाहती है, उसके लिए सबसे कम टाइम लगे, ऐसा काम। ठीक है, और एक ही मीडियम में हो तो सबसे कम टाइम तब लगेगा जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, एक ही मीडियम में हो तो स्नेल्स लॉ जो डिराइव हुआ है, वो जहां से डिराइव हुआ है वो क्या है कि लाइट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जिसमें वो सबसे कम काम करे, सबसे कम वर्क करे। सबसे कम वर्क करने का मतलब सबसे कम खर्चा करे, सबसे कम खर्चा के लिए सबसे कम साइकिल्स चले। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे कम साइकिल चले, एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं तो सबसे कम डिस्टेंस चले, एक ही मीडियम बात कर रहे हैं तो, है ना। तो ये सब एक ही लाइन, क्लियर हो गया। अच्छा, स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में हमने प्रूव किया हुआ है, कर चुके हैं ये सब। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया क्या होता है, रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। ये बहुत काम की चीज है, बच्चे परेशान होते हैं कई बार। जैसे ये आता है, एक क्वेश्चन जैसे ऐसे बनता है और बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं। यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे एक स्लैब है और बोलते हैं कि यहाँ से एक रे आ रही है, यहाँ से भी एक रे आ रही है, और दोनों यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। ये कुछ भी दे देगा, एडीसी या कुछ भी ऐसा करके दे देगा, सही है। और कुछ पूछ लेगा, पोजीशन ऑफ इमेज या कुछ तो पूछेगा। बच्चों को ये ऑब्जेक्ट है ये समझ ही नहीं आता, यही ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहीं इधर ढूंढते हैं पहले तो, और वो उनको लगता है कि ऑब्जेक्ट वो होता है जहां से लाइट निकले, जहां से लाइट क्या हो निकले, वो ऑब्जेक्ट होता है। सही ना बच्चों, उनको लगता है कि जहां से लाइट निकलेगी वही ऑब्जेक्ट है। नहीं, जहां पे लाइट मिले वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सी लाइट, इंसिडेंट है। तो ये पहचान लिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो आगे जाके तुम्हें पहचान करता है। ऐसे सेम इमेज बता चुका हूं। रियल इमेज वो होता है जो एक्चुअल में मिले, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे।
और रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई नजर आए, जैसे यहाँ से जाके इधर रिफ्लेक्ट हुई, इधर से जाकर रिफ्लेक्ट हुई, मिलती हुई नजर आए, तो वर्चुअल इमेज ये आगे भी काम आएगा। वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया क्योंकि हम मैथ्स का यूज कर पाए एक तरह से, समझ गए? यानी मैथ्स में हम वर्चुअल इमेज को, भाई कोई भी चीज जनरली, ये कोई एलिमेंट मतलब मेरा लेंस कुछ भी, उसमें कोई ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो सेटिस्फाइड, हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन उस साइड कोई ऑब्जेक्ट कैसे रख सकते हैं, ये कंफ्यूज करता है। तो वो उस इमेज को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। उस साइड जाके थोड़ा दिमाग मानता नहीं है, तो वो मैथमेटिक्स के लिए है, ध्यान रखना। मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा फिर से नहीं बताऊंगा। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं। ये क्वेश्चन पूछने वाले जो बच्चे हैं उनसे मुझे पता चला, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। तो साइन कन्वेंशन लगाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उनको लगता है कि अगर इधर से रे आ रही है तो ऑब्जेक्ट इधर कहीं है, जबकि एक्चुअल में वो कट उधर कर रहा है। तो गलती कहाँ होती है? ऑब्जेक्ट को उधर मान के उल्टा साइन कन्वेंशन लगा देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो उधर है, सही ना? तो ये बात। तो साइन कन्वेंशन का यू किसका लेना होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये नहीं कि रे उधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट उधर होगा, इन्फिनिटी रख दिया, नहीं। जहां पे कट करती है इंसिडेंट रे उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये सब तुम जानते हो, मैंने क्या कहा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एक ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डायरेक्शन में तुम्हें चाहिए हर उस डायरेक्शन में तुम ले सकते हो, ये तुम्हारे चॉइस के ऊपर है, सही? एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनिट रे निकलेगी, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी चाहिए? दो। तो कोई भी दो रे लेके और इमेज तुम बना सकते हो। मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम निकल जाएगा। रूल है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मैं बता चुका हूँ आगे कि उस रास्ते को फॉलो करता है जिसमें सबसे कम एनर्जी खर्च हो, और उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने प्रूव किया है कि आई इक्वल टू आर। ये प्रूव किया है ना? आई इक्वल टू आर, और तीनों रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में रहता है। ये भी काम वही है, डिस्टेंस सबसे कम करना। एक ही मीडियम में है तो डिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, यही ना बच्चों? ये डायग्राम बनाते समय एक ऑब्जेक्ट एंड एक मिरर को देखो, बस। सबको एक साथ मत देखो, यानी सबको एक साथ मत देखो, एक बार में एक ही एलिमेंट। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले रखा है, उसके बाद भी अगर मैंने पूछा कि सेंटर से आने वाला, तो सेंटर से जाने वाला जो यहां से निकलता हुआ दिखेगा उस लाइन को लेना है। इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम बनाने के लिए। हम लोग 6 केस पढ़ते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को आगे रख देते तो पता नहीं चलता सेंटर से आने वाला कहाँ है। तो सेंटर से आने वाला मतलब सेंटर से ले जाओ, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से पास करता हुआ जाना चाहिए, दिखना चाहिए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस पे ध्यान देना। यहां पे क्या बताना चाहता हूं, इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, बस। सही है? स्नेल्स लॉ डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन में हमने जो डिराइव किया है वो तो क्या डिराइव किया है बताओ? पहला क्या डिराइव किया है? आई इक्वल टू आर। लेकिन मैंने कहा ये अधूरा है, इससे ज्यादा यूजफुल क्या होगा बताओ? सुनो, मैंने ये बताया कि अगर मैं कहता हूं आई इक्वल टू आर, यानी आई इक्वल टू आर, अगर मैं कहता हूं तो ज्यादा इससे काम आएगा कि ये एंगल विल बी इक्वल टू ये, ज्यादा काम आएगा। और क्या काम आएगा? कभी भी किसी सरफेस से एक लाइट आके टकरा के चली जाती है, सही है? तो इस पूरे एंगल को ये आधा दबाटेगा। कहने का मतलब यही था, कौन आधा दबाटेगा? नॉर्मल। तो हमेशा नॉर्मल बनाओ फट से, जो अंदर के पूरे एंगल को क्या करेगा? बांटेगा। कभी जरूरत पड़ेगी तो ऐसा होता है, सही? किसी ने एकदम नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया तुम लोगों ने। ये क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ, या तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो, मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ ना, यहाँ पे करा देता हूँ। देखो, एक जैसे क्वेश्चन है, ये मिरर है, ये भी मिरर है, दो मिरर है।
एक रे इसके पैरेलल आती है, एक मिरर के पैरेलल आती है, और आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करती है। कितने रिफ्लेक्शन के बाद? तो थर्ड, ये पहला हो गया, ये कुछ सेकंड हुआ, और ये क्या हुआ? थर्ड के बाद रिट्रेस करने के लिए थर्ड में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टकराना चाहिए। रिट्रेस कब होगा? परपेंडिकुलर जब टकराएगा तब, है ना? तो जैसा गया वैसे ही आएगा, और ऐसा चल के चला जाएगा ना बच्चों। अब जो ऊपर मैंने बताया, मैंने ये जो बताया कहाँ कि ये क्या बताया? बाहर का एंगल, और पूरे अंदर वाले एंगल को क्या करेगा? नॉर्मल बराबर बांटेगा ना। ये थोड़ा सही तो नहीं बना है, थोड़ा और बना क्या? दूसरा बना दो। ये कौन है बच्चों? नॉर्मल। फिर सही नहीं बना है, लेकिन तुम समझ गए क्या है। ये नॉर्मल है, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करें। तो मैं चाहूंगा, एक्चुअली चाह तो यही रहा हूं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है कि एक टफ क्वेश्चन हम सामने रखें और हम अपना दिमाग लगाएं इसको हम कैसे करें। वो सीखना बहुत जरूरी है। जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसको किसी टफ क्वेश्चन में अप्लाई करना, छोटे कॉन्सेप्ट को बड़े से टफ क्वेश्चन में अप्लाई करना, यही तो सीखना है और कुछ नहीं सीखना। सही बता रहा हूँ मैं तो फिजिक्स को यही समझता हूँ कि हमारे जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे, उसको हम बड़े क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। तो ये कह रहा है कि एक के पैरेलल आ रहा है, और जैसे ही बोलेगा थर्ड रिफ्लेक्शन में रिट्रेस करेगा। हमारा कॉन्सेप्ट पता है कि रिट्रेस करने के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर टकराना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर टकरा के चला गया, आया और टकरा के चला गया। रिट्रेस करने के लिए एकदम परपेंडिकुलर आके चला गया, ये हमें पता है। जैसे उसने रिट्रेस बोला हम पहचान गए, थर्ड रिफ्लेक्शन में रिट्रेस, तो थर्ड रिफ्लेक्शन में परपेंडिकुलर, खत्म। बाकी हमें जो पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल जो होगा वो नॉर्मल उसको डिवाइड करेगा ना डिवाइड। तो अगर ये I2 है तो ये भी कितना होगा? I2, क्योंकि आता था डिवाइड करेगा। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। क्वेश्चन ये है कि दो मिरर के बीच का क्या एंगल रहे कि एक के पैरेलल आने वाली रे रिट्रेस करके जाए। क्वेश्चन समझ में क्या है? बोलो। हाँ, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड थीटा फॉर विच रे पैरेलल टू वन मिरर retrace its path after third reflection। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जो पॉइंट है हमें निकालना है थीटा, हमें बताया है कि पैरेलल, ये भी थीटा, हमें बताया है कि मिरर के पे रिट्रेस करें, रिट्रेस आते ही दिमाग में रहना चाहिए परपेंडिकुलर से। थर्ड रिफ्लेक्शन में, यानी थर्ड रिफ्लेक्शन में परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना? ये सारी चीजें वहां पे दी हुई थी जो मैंने बना दी। अब काम खत्म है, हमें ये थीटा निकालना है। तो ये कितना है बच्चों? ये भी कितना होगा? तो थीटा और I2 का रिलेशन हो गया, और ये वैल्यू I2, ये वैल्यू कितनी है? पूरा ये कितना है? 90, और ये कितना है? तो बचा कितना? और इसका सम कितना होगा बच्चों? कितने अननोन है टोटल? थीटा और I2। लेकिन एक चीज हमें पहले भी पता है, थीटा और I2 में रिलेशन, I2 थीटा में निकल के इसमें आ जाएगा, है ना? बताओ ये कितना है? 2I2। ये कितना है? ये कितना है? तो यहाँ से क्या बना? 2I2 प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90। इसे I2 की वैल्यू थीटा के टर्म में आ गई। और दूसरा यहाँ पे बताओ कितना है ये बच्चों? 90 माइनस I2, यही ना? प्लस ऑलरेडी ये कितना है बच्चों? ये दोनों मिलके भी 90 होगा। अब यहाँ से I2 की वैल्यू उठाओ, उसमें रखो, थीटा की वैल्यू निकालो। समझे? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा जैसा दिया है, जैसा लिखा है वैसा करके मिलता है। जैसा दिया, जो दिया के पैरेलल आए, जो के पैरेलल बनाओ,
थर्ड रिफ्लेक्शन पहचाना, मैं परपेंडिकुलर हो गया तो थर्ड रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर, तो मैं तो कहूंगा कि उल्टा चलो, बल्कि ये डायग्राम बनाना है ना, जैसे मेरा टेढ़ा थोड़ा हो गया ना ये इधर, तो पहले थर्ड रिफ्लेक्शन बना लो और फिर उसके बाद तुम जान ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उतना दूर ले जाओगे और उसके बाद इसके पैनल बना लो तो थोड़ा अच्छा बनेगा फिगर। तो लिखना चाहिए पूरा, टफ तो नहीं है मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, ठीक है। और कल जो क्वेश्चन कराया था वो वेलोसिटी वाला, वो भी तुम्हारे मटेरियल का क्वेश्चन अगर ट्राई किया होगा देखा होगा तो। तुम लोग धीरे चल रहे हो क्या, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो क्या पूरा, करो जल्दी करो, ऐसे कहते। तो क्या मैं आज फिर प्रिलिमिनरी के आगे नहीं पढ़ूंगा, आज क्वेश्चन जो थोड़ा सा बचा वो करा के फिर आगे करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। ओके चलो, तो ये सब हो गया है मेरे ख्याल से, ये सब समझा चुका हूँ। आज का टॉपिक क्या है फिर हमारा, ये सब बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, एक तो एक्सट्रीम लाइट को पहचानो और दूसरा रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट को पलट देने से रिफ्लेक्टेड, जो लोग कल नहीं आए थे वो वीडियो देख लेंगे, डाल दिए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। 3 लाइन के अलावा अगर ये दोनों नहीं आएगा तो घूमते रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ। बचाओ तो ट्राई कर लो, बिना क्वेश्चन बिना वीडियो देखे और खुद सॉल्व करके देख लो, नहीं होगा, आसान नहीं। रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट रे को पलटने से स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ये दो कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद बीपीटी लगाना, और तो बीपीटी है ना, बस ये 3 लाइन पे हो गया। तुमने ट्राई नहीं किया होगा, तुमने भी आज कर लेना, ठीक है। अभी मैं कराता हूँ लेकिन मैं मेरे कराने से नहीं होगा ना, ये तो दिक्कत है। चलो तो ये सब क्लियर है सबको, ये देखने में खतरनाक लग रहा है, देखने में नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना इधर, ये सब ऐसे ही बस। हाँ एक ये डेरिवेशन करा दूँ, तुम्हें पता है, फिर से डायरेक्ट करा देता हूँ। एक छोटा सा डेरिवेशन है, सबको पता है। रिक्वायरमेंट इज वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कौन बताएगा कोई वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्शन का मतलब सुनो, काम खत्म करो। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड वेक्टर, ये सब जब भी नाम आए तो प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना, सही है। तो यहां से लाइट मार रहा है और एक स्फीयर बीच में रख दिया तो क्या प्रोजेक्ट होगा? सर्कल, बस सही है ना। यहां से लाइट मारा, बस स्फीयर को रख दिया, क्या प्रोजेक्ट होगा? सर्कल। सिलेंडर को रख दिया ऐसे, क्या प्रोजेक्ट होगा? रेक्टेंगल। और ऐसे रख दिया तो सर्कल। प्रोजेक्टेड समझ में आता है? ये पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी है, लेकिन अब वो प्रोजेक्शन कहां से लेना है वो इंपॉर्टेंट है, कहां से लेना है, क्योंकि किस डायरेक्शन से हम लाइट मार रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। बोलो बच्चों, किसी का आर्किटेक्ट में वो है, इंटरेस्ट होता है ना आर्किटेक्ट का एग्जाम, तो उसमें ये सब बहुत जरूरी है, प्रोजेक्शन प्लान। वो बोल देगा कि एक ब्लॉक है, कुछ भी दे देगा, ब्लॉक है, उसमें थ्रू आउट एक शाफ्ट छेद कर दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसमें लेफ्ट से राइट एक बीचों बीच छेद कर दिया गया, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में छेद कर दिया गया। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे बोलता है डायग्राम ड्रॉ करो। अब तुम बैठे हो, इमेजिन करके ऐसे करते हो। हम लोगों में इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये टॉपिक पूछा जाता था, लेकिन वही आता है किसमें? तुम लोगों का जो आर्किटेक्ट का एग्जाम होता है ना, मेंस के साथ, मेंस में आर्किटेक्ट का एग्जाम होता है, पता है सबको, बिहार का, उसमें ये पूछता है। तो किसी का इंटरेस्ट उसमें है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसमें ये प्रोजेक्शन प्लान ये सब चीजें आती है। तो यहाँ पे ए का बी पे प्रोजेक्शन, लाइट कहां से मारोगे बच्चों? ए से नहीं, बी के परपेंडिकुलर से। बी पे चाहिए तो बी के पर, इस दीवार पे चाहिए तो दीवार के परपेंडिकुलर, इस दीवार पे चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर, तो बी पे चाहिए तो काम खत्म करो, बी पे चाहिए तो बी के परपेंडिकुलर, याद रहेगा। तो ये बी के परपेंडिकुलर हमने कर, सही। अच्छा, तो ये थीटा नहीं दिया है, लेकिन ये थीटा हमने लेट कर लिया, तो इसका मतलब हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, सॉरी
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। थोड़ा नेट ऑफ उसमें कर दूं ना, कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसे डाल देगा बीच में। ठीक, यहाँ से कर देता हूँ, वो लिख देता हूँ एक लाइन, फिर डिराइव वहां कर दूंगा। ठीक है ना बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब टॉर्च बी के परपेंडिकुलर मानना है, तो बी के परपेंडिकुलर टॉर्च मानोगे तो यही तो आएगा ना। ये अगर ओ कहूं तो इसको डी कह दूं, ओडी ना, लेंथ ओडी ना। और प्रोजेक्शन वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर ओडी, प्रोजेक्शन पूछेगा तो लेंथ ओडी, और प्रोजेक्शन वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर ओडी, वेक्टर ओडी याद रहेगा। तो अभी ओडी पूछा है, प्रोजेक्शन पूछा है, ओडी क्या होगा बच्चा? मॉड ऑफ ए का cos थीटा, यानी वेक्टर ए के मॉड का cos थीटा। लेकिन cos थीटा हमें नहीं पता, तो या तो cos थीटा की वैल्यू रख दो a डॉट b से, या b से मल्टीप्लाई बाय b से डिवाइड कर दो, बात एक ही है, मॉड से दोनों एक ही चीज। अब ये a इंटू b इंटू cos थीटा क्या होता है? a डॉट b, a डॉट अपॉन b का मॉड, और b का b अपॉन b का मॉड क्या होता है? b कैप a डॉट b कैप। सही है, ये हो गया तुम्हारा a डॉट b कैप। सही है। तो ये तो तुम्हारा ए का बी पे प्रोजेक्शन हो गया। अब सुनो, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया कि ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना आ गया, तो अब बताना ध्यान से। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब कर लो, सब, और हो जाएगा। ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ये है, एक मेरा बच्चा है, मतलब कहीं पढ़ाता है, तो ये डेरिवेशन कहीं मेडिकल के बैच में करा दिया था, उसके बच्चे से क्या कर दिया, समझ गए कि हम लोग तो इंजीनियरिंग वाला पढ़ाते हैं, जबकि वो है कुछ भी नहीं, तुम समझ रहे हो। सही है। मुझसे बता रहा था कि सर क्या करूँ, पढ़ाओ कि ना पढ़ाओ, ये सब। मैंने कहा छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाओ तब जब तुम संभाल पाओ कि आसान है। नहीं, अगर मैं ये बता पाऊँ कि बहुत आसान है तब तुम पढ़ोगे, और मैं ना बताऊँ आसान है तो तब तुम उसको बहुत हैवी ले लो। तो छोटी सी बात है, मैंने पहले क्यों बताया, जिससे कि तुम समझ पाओ कि सही में आसान, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना। चलो बताओ, इसमें क्या पता है? इसमें आई वेक्टर पता है, आई वेक्टर पता है। सही है। और क्या पता है? ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का नॉर्मल पता है बच्चों। मुझे ये चाहिए, नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर पता है, मुझे रिफ्लेक्टेड चाहिए। कैसे निकालो? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि ये तुम करो, मैं चाहता हूं कि ये तुम करो, रिफ्लेक्टेड चाहिए। बताओ तो। ये रिफ्लेक्टेड वेक्टर आर वेक्टर चाहिए, बताओ कैसे? कैसे? ये वेक्टर चाहिए ना। थोड़ा सोचोगे, मेरे ख्याल से सब कर सकते हैं, बस बता। तो जो मैंने बताया था उससे कुछ दिमाग चला तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है ये आई है तो ये आई नहीं होगा क्या? क्या किया मैंने? बस शिफ्ट किया ना। ये एन है तो ये एन नहीं होगा क्या? ये एन होगा कि नहीं? बोलो बच्चों। तो इसका मतलब कि ये वेक्टर हमें पता है, और ये इसका डबल है ना, मतलब इसका ये डबल है ना पूरा। तो ये वेक्टर अगर मिल जाए तो ये पूरा मिल जाएगा। ये वेक्टर पता है, ये मिल गया, तो ये मिलेगा कि नहीं सम करके? अब तुम्हें जो मैंने बताया था फिर से पढ़ो, फिर से सोचो मैंने क्या बोला। मैंने कहा कोई भी एक वेक्टर निकालना है तो वो तो पॉलीगन ट्रायंगल कुछ से बनेगा, तभी तो। हवा में तो वेक्टर निकलते नहीं है। हवा में वेक्टर होगा तो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड पता होगा, डायरेक्शन पता होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया। जनरल बोल रहा हूँ, तुम समझो। मैं फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ इतने साल, मैं फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ा चुका हूँ इतने साल, उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं वेक्टर चाहता हूँ कि तुम्हें जल्दी से पढ़ा दूं, तब ये बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि इसके बाहर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं होगा, कोई ऑड पॉइंट नहीं होगा। सही है। तो ये चीज ध्यान रहे कि आगे से कोई वेक्टर अगर तुम्हें चाहिए तो जरूर दूसरे वेक्टर का यूज करके ही तो कर पाओगे, और दूसरे वेक्टर यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल पॉलीगन ही बनाएगा ना, और कुछ बनेगा क्या? नहीं। तो ये चीज तो हो गई कि हमें जो पता है उससे हम कैसे इसको क्लोज कर दें। क्या कॉन्सेप्ट निकला? हमें जो पता है आई और एन,
इसका यूज करके कैसे क्लोज करते हैं, जिसे कि एक वेक्टर इक्वल टू बाकी दो का सम। अरे ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसे एक वेक्टर आ ही जाएगा तीनों मिला के, है ना, क्लोज बना रहा है तो इसका मतलब है कि अब ये वेक्टर मिल जाए और ये वेक्टर मिल जाए तो ये वेक्टर मिल जाएगा। अब ये वेक्टर कितना है, आई वेक्टर है हमारा, बोलो बोलो। और क्या ये दिख रहा है, ये आई नीचे है, आई ऊपर होता तो इसका प्रोजेक्शन डायरेक्ट आ जाता है एन पे, लेकिन आई नीचे है तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए 180 माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, प्रोजेक्शन निकालने के लिए 180 माइनस थीटा, है ना। अच्छा अब बताओ मुझे, तो आई का इस पे एन पे क्या करूं, डॉट प्रोडक्ट ले लूं, आई का एन पे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या करूं बताओ, हमारा ये प्रोजेक्शन बताओ, ये वाला वेक्टर बताओ यहां से यहां तक, और बताइए वेक्टर माइनस आई का, आई वेक्टर का, है ना, एन कैप पे प्रोजेक्शन, माइनस आई का एन कैप पे प्रोजेक्शन, सुनाई दिया। ये तो हमारा ये वेक्टर है, तो पूरा कितना हो गया बच्चों, इनटू 2। क्या ये वेक्टर समझ में आया, ये एन कैप नहीं होगा, ये होगा। फिर से आई को पहले उल्टा कर दो, फिर इसका इस पे प्रोजेक्शन ले लो, और जो आए उसका डबल कर दो। क्या ये प्रोजेक्शन लेना आया, खत्म करो। प्रोजेक्शन लेना अगर आया तो अभी फट से 1 मिनट में एक काम कर सकता हूं मैं चाहो तो, मतलब जो बोर्ड में पूछा जाता है और बच्चे उससे फंसते हैं। प्रोजेक्शन लेना ही सब कुछ है, कल भी जरूरत पड़ेगी, मतलब मैं चाह रहा हूँ संडे को एक क्लास ले लूँ, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी, याद करो, खत्म करो इसको, काम खत्म करो, प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ, इस वेक्टर का ये आई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये उल्टा, माइनस आई वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो आई का माइनस आई का एन पे प्रोजेक्शन, यही तो होगा ना, और उसका डबल चाहिए क्योंकि ऊपर भी है। समझा पाए होंगे बच्चों, चलो थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। ये माइनस आई का डॉट प्रोडक्ट एन कैप से प्रोजेक्शन आ गया इनटू डबल 2 और 1, ठीक है बच्चों, हो गया। अब बताओ तो क्या हो गया, बताओ, आर वेक्टर इक्वल टू क्या, ये आई कैप नहीं, आई वेक्टर प्लस, हाँ माइनस कर लेते हैं, माइनस आई डॉट एन कैप का ट्वाइस, एक बोला बच्चों, सही। एक और मेथड से मैं सोच रहा था, देखते हैं उसको, ठीक है, चलो एक और मेथड से चेक करते हैं। मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं, ये तो बुक में दिया रहता है तो करा दिया, लेकिन एक और चेक करते हैं, ट्राई करके देखते हैं कुछ होता है क्या हमसे। फिर से ये हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर है, इसको हम आई कह रहे हैं, इसको आर कह रहे हैं, यही हमें फाइंड करना है, और ये हमारा नॉर्मल है एन कैप। अब मुझे बता दो, ये बताओ, ये अगर आई वेक्टर है, इधर देखना आई वेक्टर है, तो एक बार और मैं केवल यहां पे यूनिट ले लूं, यूनिट वेक्टर, तो ये कौन होगा, माइनस आई कैप होगा ना, मैंने यूनिट वेक्टर लिया है, यूनिट वेक्टर, और ये भी यूनिट वेक्टर ले लिया है, आर वेक्टर, आर का यूनिट वेक्टर, सही बच्चों। अब मुझे जरा बताना, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग क्या जानते हैं इसमें, ये बताओ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो कोई एंगल बाइसेक्टर बताएगा, ये एंगल बाइसेक्टर वेक्टर कितना होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर वेक्टर कोई बताएगा, फ्री होके बोल, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर बताएगा क्या कोई, जानते हो, नहीं नहीं नहीं, एंगल बाइसेक्टर का की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, बराबर बराबर बांटता है, कैसे बांटता है, और ये बराबर बराबर तब बांटेगा जब ये ए की जगह पे ए कैप ले लूं और बी की जगह पे
बी कैप ले लो, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उसको बराबर बराबर बांटेगा, है ना। ए की जगह पे क्या ले लो, ए कैप, बी की जगह पे क्या ले लो, बी कैप, तो जो उसका एंगल, जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा। दो इक्वल वेक्टर के रिजल्टेंट हमेशा इक्वल एंगल बनाते हैं ना। तो मैं ए को क्या बना दूं, ए कैप, बी को क्या बना दूं, तो उसका सम हमेशा एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या तुम्हें समझ में आता है कि एंगल बाइसेक्टर जो होगा, यानी उसको मैं आर कह दूं, तो आर वेक्टर जो होगा वो ए कैप प्लस बी कैप होगा कि नहीं। और आर वेक्टर का मॉड चाहिए तो आर कैप जो होगा आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड, यही ना। और आर वेक्टर क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप का मॉड। ये एंगल बाइसेक्टर निकालने का आता है, सबको समझ में आता है। हमने क्या निकाला, ये एंगल बाइसेक्टर। दो वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर निकालना हमें आता है। दो वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है, सही है, क्लियर है, तुम्हें समझ में आ रहा है। एग्रेसिवली दिख रही है समय, क्यों, क्वेश्चन में नहीं कुछ भी। बोलो बच्चों, दो वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर में आता है, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया गया, सही है। और पता है कुछ भी पूछो तो बोलते ही नहीं। एंगल बाइसेक्टर नहीं पता था क्या इससे पहले कभी, सही बोलो क्या। मैंने वैसे तो ये मैथ्स में ही ज्यादा पढ़ाया जाता है, क्या मेरे नोट्स बने, मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा मोड़ा, नहीं है? नहीं नोट्स बना कुछ ऐसे ही करते हैं, बैठ के रिवाइज करते थे, मैं नोट्स बनाता कुछ करता हूँ। चलो परसों वेक्टर का, नहीं कल वेक्टर की क्लास, परसों वेक्टर का, परसों नहीं कल दिखाई जाएगी, परसों की उसके एक दिन बाद, सही, परसों क्लास शुरू हो रही है, सही। रिवीजन, और रिवीजन करते समय हम और ऐड करेंगे अपने नोट्स में, जिसको तुम पढ़ो तो पूरा याद है, ठीक। ऑलरेडी बना हुआ नोट्स और ऐड करते जाएंगे, कुछ छूटा है तो, ठीक। चलो एंगल बाइसेक्टर आ गया, अब आ गया, बोलो अपने आप से, बोलो कि एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनको बराबर बराबर बांटता है, पता है ना। अदरवाइज जो वेक्टर बड़ा है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुक जाता है, कोई बड़ा वेक्टर है तो रिजल्टेंट उसकी तरफ झुक जाता है, छोटा वेक्टर है तो उससे कम दूरी हो जाती है, मतलब एंगल बढ़ जाता है ना। क्लियर है सबको, तो ये हो गया ओके एंगल बाइसेक्टर। अब बताओ ये कौन है, माइनस आई कैप, ये कौन है, आर कैप, और ये कौन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट एन नहीं होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट एन होगा ना, यानी एन वेक्टर विल बी व्हाट, वेक्टर एन वेक्टर विल बी, हाँ, यानी आर वेक्टर माइनस आई वेक्टर, है ना, बस, नहीं अपॉन आर वेक्टर माइनस आई कैप का ये होगा ना। अब इसे आर अगर मैं निकाल दूं तो आर की वैल्यू निकालूं तो आर वेक्टर यानी आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू व्हाट बच्चों, एन वेक्टर, है ना, इनटू आर कैप माइनस आई कैप का मॉड प्लस आई, यही ना। अब मुझे नहीं पता कि ये सही वैसा क्यों नहीं दिख रहा है जैसा वो दिख रहा है, नहीं एन कैप, हाँ अब एन कैप होगा क्योंकि मॉड से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मॉड से डिवाइड कर चुके हैं तो एन कैप होगा। लेकिन वो वैसा क्यों नहीं दिख रहा है जैसा हमारा दिख रहा है वहां ऊपर, है ना बच्चों, थोड़ा अलग दिख रहा है ना, देखो माइनस आ गया बीच में और 2 टाइम्स आ गया। गलत तो ये भी नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा हमें तो आर कैप चाहिए और आर अंदर पड़ा हुआ है, ओके इसलिए ये नहीं लगेगा, सॉरी। हमें आर कैप चाहिए ना और आर अंदर पड़ा हुआ है तो निकाल नहीं सकते ना, ऑन है ना वो तो, मैं समझ गया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। मैं तब से सोच रहा था कि हम अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है आर कैप बीच में फंस गया तो उसको निकाल नहीं पाएंगे मॉड के अंदर से, है ना, नहीं ठीक, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, ये छोड़ देता हूँ, ठीक। एंगल बाइसेक्टर तो चला आ गया ना समझ में तुमको,
ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आर वेक्टर बीच में फंस गया। फिलहाल हम लोग ये डिराइव कर चुके, सबको समझ में आ गया? ठीक, तो ये वही डेरिवेशन देख लेना, ये सब हो चुका है, करा चुका हूं मैं। ये सब डायग्राम में कोई कंफ्यूजन किसी को? सबको समझ में आ गया एकदम? क्वेश्चन हो रहे हैं सबको? सब ये नंबर ऑफ इमेजेस के कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, है दिक्कत? ट्राई नहीं किया? चलिए क्वेश्चन करके दिखाओ। कल किया था क्या हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन? वैसे आज हमारे स्टडी टाइम मतलब ये तो खत्म ही हो जाएगा। चलो करके दिखाओ एक क्वेश्चन। चलो इसका नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। 2 मिनट 45 पे है। गिन लोगे इसमें तो, क्योंकि इवन आ रहा है ना? लेकिन बना के दिखाना। चलो ओके, सब लोग एक ही करके सुनेंगे। सबसे पहले इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने क्या पढ़ा था? जितना आगे उतना ही पीछे, ये पढ़ा था इमेज। और ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग। कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई प्रूव करेगा जल्दी से कि जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा? जल्दी से। हाँ, अगर मुझे प्रूव करना हो कि इमेज जितना आगे रहता है मिरर से उतना ही पीछे रहता है, कैसे प्रूव करोगे? किया है हम लोगों ने। हाँ, इसको पलटते हैं ना, तो पलटते हैं तो हमें पता है कि यहीं पे कहीं इमेज बनती है ना, है कि नहीं? ये कहाँ बनानी है? मतलब उसको नहीं, उधर नहीं, इमेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आई इधर गई, यही ना? तो यहाँ से कहीं से आती हुई नजर आ रही है कि नहीं? और मैंने कहा इसको पलटने से सीधा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल क्या होगा? सही। और इसी को पलटा है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? और साथ में क्या हो गया? और क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं? प्रूव कर सकते हो, जितना आगे उतना ही पीछे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। क्लियर? ये सबको पता है? पता नहीं है? तो अगर ये पता है तो बताना तू। इसका मतलब ये मिरर अगर है तो किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज भी उतना ही दूर होगा, ये तो पक्का है। एक है ना? और हमेशा परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे उसी पे होगा, यानी जितना आगे उतना ही पीछे। और किस पे? परपेंडिकुलर पे। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। याद आएगा? चलो ठीक है। तो अगर ये डी है तो ये भी डी। अब इसको दिमाग में भर लो कि किसी की जरूरत है अभी। तो अगर किसी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट चल के डी डैश पे आ गया तो इमेज भी कितना चलाएगा? आ जाएगा ना? और परपेंडिकुलर तो हमेशा होगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन पे ये हमेशा होगा। और जितना ये चला उतना ये भी चलेगा, कम हो जाएगा, है ना? तो अगर ये u वेलोसिटी से इधर चला तो ये भी u वेलोसिटी से इधर चलेगा कि नहीं? क्योंकि कम हो रहा है ना। बोलो बच्चों, यानी ऑब्जेक्ट जब चलेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी मिरर, तो इमेज भी चलेगा परपेंडिकुलर टू मिरर विद सेम अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यही ना? ये अपने आप निकाल सकते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। पक्का ना? लेकिन जरा इसके ऊपर बैठ जाओ। यहां से पहले दूरी कितनी थी बच्चों? d। और अब दूरी कितनी है? d डैश। यहां से इसकी पहले दूरी कितनी थी? d। अब दूरी कितनी है? d। तो यहां से बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा कि जितना ऑब्जेक्ट चला उतना ही, यानी जितना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतनी ही, लेकिन कहां से देखने पे? कहां देखने पे? अच्छा, ग्राउंड से बैठे हुए आदमी को देखो, फिर वही ग्राउंड को पहले कितना दिख रहा था? d। अब कितना दिख रहा है? इमेज में कितना दिख रहा था? d। अब कितना दिख रहा है? यानी ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी भी कहेगा कि इमेज जितना चला उतना ही, अरे ऑब्जेक्ट जितना चला उतना ही। पक्का? लेकिन ऑब्जेक्ट के सर पे बैठा हुआ आदमी, ऑब्जेक्ट के सर पे बैठा हुआ आदमी, ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हुआ आदमी, पहले दूरी कितनी दिख रही थी? 2d। अब दूरी कितनी दिख रही है?
यानी ये जितना पास आ रहे थे उसका डबल पास आ रहा है, नहीं? पहले दूरी कितनी थी? तो फ्रॉम ऑब्जर्वर, फ्रॉम मिरर, चेंज इन डिस्टेंस कितना आया था बच्चों? चेंज इन डिस्टेंस d माइनस डी डैश मिरर से। फ्रॉम ग्राउंड कितना आया था चेंज इन डिस्टेंस? अगेन d माइनस डी डैश। लेकिन फ्रॉम ऑब्जेक्ट डी डैश कितना दिख रहा है? हाँ, d माइनस डी डैश एक तरफ और d माइनस डी डैश एक तरफ, तो डबल दिख रहा है ना, और सेम टाइम में दिख रहा है ना। जितनी देर में ये चलेगा उतनी देर में ये भी आएगा, उतनी देर में सब कुछ होगा, यानी टाइम सबका क्या रहेगा? सेम। तो सेम टाइम में ये भी इतना चल रहा है, ये भी इतना चल रहा है, लेकिन इसका डबल चल रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट से देखने पे वेलोसिटी डबल दिखेगी। समझ गए क्या बच्चों? बोलो बच्चों, ऑब्जेक्ट से देखने पे डबल दिखेगी ना, क्योंकि जितनी देर में ये ऑब्जेक्ट डी से डी डैश आ रहा है, उतनी देर में ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए आदमी को इमेज 2D से 2D डैश दिखने लगा। फिर से मेरे वर्ड देखना, जितनी देर में मिरर पे बैठे हुए आदमी को ऑब्जेक्ट डी से डी डैश पे आता हुआ दिख रहा है, जितनी देर में उतने टाइम में ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए आदमी को जो डिस्टेंस 2D दिख रही थी वो 2D डैश दिख रही है, यानी अंतर 2D माइनस 2D डैश डबल का अंतर दिख रहा है। जबकि मिरर पे बैठे हुए आदमी को d माइनस डी डैश दिख रहा है, ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को भी d माइनस डी डैश दिख रहा है। इसका मतलब है कि ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को जो वेलोसिटी दिख रही है, मिरर पे बैठे हुए आदमी को जो वेलोसिटी दिख रही है, वो दोनों मिरर के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए आदमी को डबल दिख रही है। दिख रही है कि नहीं? समझा पाया क्या? डबल दिख रहा है क्या सबको? क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले दूरी 2D दिख रही थी, और थोड़ी देर में आंख खोला तो d दिख रही। अरे वाह, बहुत तेज आ रहे हैं। तो समझ दिया? ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को इमेज d दिख रही थी, आंख बंद करके जैसे कोई d डैश दिख रही, तो कितना अंतर हुआ? d माइनस डी डैश। मिरर पे बैठे हुए आदमी को भी ये दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए आदमी को, ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ आदमी देखा तो 2D दिख रहा था, उतनी देर में आंख खोला तो कितना दिख रहा है? 2D डैश। यानी सेम टाइम में ये डबल चल रहा है, क्योंकि इसका चलना उसको थोड़ी दिखा, वो तो आंख बंद किए हुए। ऐसे मान लो तुम लोगों को ये लगता है कि हम तो चल रहे हैं, अपना मतलब अपना भी कंफ्यूजन करता है, तो आंख बंद करके देखो कि अभी देखा फिर देखा, ऐसा तो 2D से 2D डैश चला गया। सही ना? कोई कंफ्यूजन? तो मैं कहूंगा एक समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर समराइज करेंगे। दूसरा, अब ये मिरर है अगेन, और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अब ऐसे जा रहा है। तो तुम्हें पता है कि हमेशा इमेज परपेंडिकुलर में कहां बनता है? इक्वल डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इमेज परपेंडिकुलरली बनेगा, और इतने बनेगा कि नहीं? ओके, अब बता। तो अगर ये V से जा रहा है तो क्या ये भी V से जाता हुआ नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर ये यहां पे है तो यहां रहेगा परपेंडिकुलर, और यहां पे है तो यहां पे रहेगा परपेंडिकुलर। रहेगा कि नहीं? बोलो बच्चों, यहां पे रहेगा परपेंडिकुलर, रहेगा ना? समझ गए? यहां पे है तो यहां पे दिखा, और यहां पे तो यहां पे, यानी जितना इधर चला उतना ही इधर चला। अब जाता हूं, मिरर पे बैठे हुए आदमी को कितना चलता हुआ? अगर ये v वेलोसिटी चल रहा है तो वो भी v वेलोसिटी चलता हुआ दिखेगा, सेम चल रहा है। ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को ये v से चल रहा है तो वो भी v से चलता हुआ दिखेगा। लेकिन मिरर पे बैठे हुए आदमी को, अभी मिरर पे बैठा हुआ आदमी दिख रहा है कि मेरे पैरेलल में है, थोड़ी देर बाद फिर देखेगा तो भी क्या दिखेगा? पैरेलल में। दोनों बीच की दूरी कुछ चेंज हुई तो वेलोसिटी क्या दिखेगी? सुनाई दिया? यानी पैरेलल जो मूवमेंट है किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ग्राउंड मिरर v दिख रहा है, मतलब जितना मिरर ऑब्जेक्ट का है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। क्या ये दूसरा समझ में आया? मैंने कहा अभी सब लिख देंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए समझ में आया सबको? 2 पॉइंट। तीसरा, थर्ड वर्ड, ये सब है जो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है मिरर के। तीसरा, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट पे है, और मिरर चला आ रहा है V से चला आ रहा है। चलो बताओ, अभी देखा d डिस्टेंस पे था ऑब्जेक्ट,
ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है और मिरर वो है, वी वेलोसिटी चल रहा है, अभी दिख रहा है डी पे, थोड़ी देर बाद मिरर दिख रहा है डी डैश पे, तो मिरर कितना चला, डी माइनस डी डैश चला मिरर, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा था, कितना दूरी पे, 2D पे, डी और डी, इमेज कहां दिख रहा था, इमेज 2D पे, 2D पे, और अब इमेज कितने पे दिख रहा है, 2D डैश पे। तो अब ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को मिरर के चलने से जो 2D डैश पे दिख रहा था वो 2D पे, वो 2D डैश पे दिख रहा है, यानी डबल की कमी हुई ना, मिरर जितना चला डी माइनस डी डैश का डबल दिख रहा है आते हुए, दिख रहा है कि नहीं, कहां पे बैठे हुए आदमी को, ग्राउंड, ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए आदमी को भी ये दिखेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये दिखेगा, पक्का समझ में आ गया। अब सुनना, मिरर पे बैठे हुए आदमी को इमेज कितनी दूर दिखी होगी पहले, डी, और बाद में कितनी दिखी होगी, डी, डी डैश, कहां बैठे हुए आदमी को, हाँ मिरर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मिरर वहां पे है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे, डी पे, तो इमेज पे कितनी दूरी पे, डी पे, और मिरर चलाया डी डैश पे, तो अब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे दिख रहा है, डी डैश पे, तो उससे इमेज कितनी दिख रही है, डी डैश पे, तो मिरर पे बैठे हुए आदमी को पहले डी और फिर डी डैश दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब मिरर पे बैठे हुए आदमी को डी माइनस डी डैश यानी वी दिख रहा है, पक्का ना, आराम से, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिख रहा है, 2v, अगर ये v से चला रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना दिख रहा है, 2v, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना दिख रहा है, हाँ पहले d पे अब d डैश पे, यानी v दिख रहा है, मिरर पे बैठ के v दिख रहा है, क्योंकि मिरर का चलना नहीं दिख रहा है ना, तो इमेज का चलना दिख रहा है। सुनाई दिया क्या बच्चों, काम खत्म करो, देख लो आराम से, ठीक है, आगे बढ़े, हो गया पक्का, क्या बच गया, क्या बच गया, पहला क्या पढ़ाया, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, फिर क्या पढ़ाया, अब क्या पढ़ाया, मिरर परपेंडिकुलर, क्या बच गया है, मिरर पैरेलल, तो स्टोरी बनाओ, यही तो पूछ रहा हूं, तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या, एनडीए सुना है, एनडीए फॉर्म भर देना एनडीए का, ये सब लिखो तो कागज पे लिखो, लास्ट पेज पे, चलो, मतलब लड़कियां साथ भर सकती है, पढ़ सकती है, लिखो जल्दी से, जब भूल जाते तुम लोग, और फिर एनडीए का फॉर्म भरना है सबको, पहले कंपटीशन निकालते हैं, फिर बाद में मुझे मैं तो हीरो हूँ नहीं जाना है तो वो अलग बात है, पहले रिजल्ट वो निकाल के दिखाओ, एग्जाम फिर बाद में बताना कुछ, है ना, देखो कागज लास्ट में एनडीए भरना है, और निकलता है, निकलने वाला होगा, निकलने वाला होगा अभी, बस सही है, उसमें मेनली मैथ ज्यादा आता है और ये आता है हिस्ट्री आती है, कॉमन सबके लिए बराबर, और जनरल साइंस आता है, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी आता है, ठीक, इंग्लिश आता है, बराबर, लिख लेना, लिखो भर देना, लास्ट पेज जगह लिख दो, जिससे रोज मतलब जब भी मिलेगा तो सबको बताना है, सही है ना, कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ना है, सब भर देना है, जैसे कि हम कम से कम उसी बहाने कुछ पढ़े, तो कुछ तो पढ़े, अच्छा लगेगा। तो मैं क्या बताया था एसएसबी का, देखो हम लोग पहले क्या होता था ना कि 5 दिन का एसएसबी होता था, 5 दिन का, तो पहले दिन ना एक फास्ट टेस्ट होता था, बहुत सारे टेस्ट का कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे टेस्ट का जो फास्ट कॉम्बिनेशन होता था उसमें एक टेस्ट ऐसा था जिसमें स्क्रीन पे फोटो आती थी, 10 फोटो, एक फोटो आई, 2 मिनट में कुछ लिखना था, मेरे ख्याल से 1 मिनट था, कुछ तो लिखना था, 2 मिनट था, याद नहीं आ रहा, बहुत पहले होगा, बीटेक में जब था फाइनल ईयर में तब का, तो कुछ भी लिखना था, फोटो है उसको देख के जो दिमाग में आया लिखो, फिर दूसरी फोटो आती थी, फिर उसको देख के कुछ भी लिखो, ऐसे करके 10 फोटो आती थी, सही है, तो 10 फोटो में लिखना क्या था, तुम बताओ, 10 फोटो को एक्सप्लेन करना था, 10 फोटो में कोरिलेशन निकालना था, हम लोग पता नहीं था, कुछ भी लिखे जा रहे थे, कुछ लोग ट्रेनिंग लेके जाते तो लिख देते, अलग बात। एसएसबी का मतलब होता है कि रिटर्न निकालने के बाद वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, सब सारा चेक करते हैं, मतलब तुम समझ, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, ग्रुप का होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए सबको एक बार कम से कम। तो 10 फोटो दिखाई और 11वीं ब्लैंक थी,
ब्लैंक। अब ये था कि कुछ भी लिखो जो तुम्हें समझ में आया। हम जैसे कहते थे तो हमने कुछ रिजल्ट ही नहीं निकाला 9-10 में, 11वां कुछ भी लिख रहे हैं। कुछ लोग पहले से पता था कि क्या है, असल में एक्सप्लेन किया होगा, हमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। पता ना कि थोड़ा उस समय तो हीरो थे, थोड़ा बीटेक कर रहे हैं और वो बनने थोड़ी जाएंगे, समझ गए। ऐसे ही था कि ऐसे घूमने गए थे बस देहरादून। लेकिन ठीक है, अब समझ में आता है कि गलती की भाई, क्योंकि परफॉर्म तो हर जगह तुम्हें करना है। तुम जाओ ना जाओ वो तुम्हारे चॉइस के ऊपर है ना, लेकिन पहले सिलेक्शन तो हो। हीरो बन के बोलोगे मैं नहीं जाऊँगा, पहले हो के दिखाओ, फिर जाना नहीं जाना तुम्हारी बात मानी जाएगी, है कि नहीं। तो मैं भी वही था, हीरो बन के नहीं जाना है। बाद में समझ में आया कि पहले हो तो बाद में बताना जाना है कि नहीं जाना है। और बाद में समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, दिमाग उस लेवल पे चला ही नहीं, ठीक है ना। उसमें बहुत 5 दिन का अगर रुक के एग्जाम है तो तुम समझ रहे हो क्या होगा, सही है। ऐसा भी था कि एक पूरा वो बना हुआ था, ऐसे 4 से बच्चे बैठे थे, ग्रुप बना था, 9 बच्चों का ग्रुप, एक ग्रुप बना था। वो बता हुआ था पूरा सिस्टम। वो डैम है, यहाँ पे एक आतंकवादी है इस गांव के पास, वो डैम है, डैम टूटने वाला है, इतने बजे टूटने वाला है, ये आतंकवादी इतने बजे अटैक करने वाला है, तुम यहाँ पे हो, प्लानिंग करोगे, क्या करोगे। उस समय हम लोग गधे की तरह के काम करते, अब समझ में आता है कि क्या क्या किए, करना चाहिए, ये सब पूछा जाता है, अच्छी चीज़ है वो। तो ठीक है, बात कुल मिला के यही है कि अगर तुम 3 में इतना समझा के अगर कोरिलेशन नहीं निकालता तो वो वाला कैसे टेस्ट दोगे। 10 पेज का 10 फोटोज है और आखिरी वाला ब्लैंक है, समझ गए। दिमाग को हमेशा अटेंटिव रखो जिससे कि ये सब निकल सके। मैं 3 में इतना समझा चिल्ला के तब भी चौथा रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हो कि अगला क्या होगा, तो 10 में फोटो से निकालना है। और फोटो कोई भी अजीब होगी, तुम्हें उनको आपस में कोरिलेट करना था। मुझे बाद में पता चला, लोगों ने बताया कि ऐसा होता है कि जो भी फोटो उसमें एक आदमी है, एक गरीब औरत है, कुछ ऐसा, फिर आगे उसी से जुड़ा हुआ कुछ होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा कि तुम या कुछ अलग भी होगा तो तुम कोरिलेट कर दो। और दूसरा लोग है तो उस औरत के एक बेटा था, आदमी का भी एक दूसरा बेटा था, दोनों दोस्त हो गए, कुछ भी कोरिलेट करना था, समझ गए। और लास्ट में उसको एक स्टोरी बना के आखिरी में लिखना था कुछ पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन नहीं पता चला। तो कोरिलेशन जरूरी है। तो इसका मतलब हम लोग इस तरह से, इसका मतलब हमारा दिमाग लॉजिकल नहीं चल रहा है, तभी तो कोरिलेट नहीं हो पा रहा। जोड़ो, ठीक है, ओके। तो सब लोग क्या क्या पढ़ लिया हमने। ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इमेज अरे ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर रहा है, 2। फिर मिरर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इटसेल्फ, अपने और मिरर पैरेलल मूव कर रहा है। तो अगला वाला मिरर पैरेलल मूव करेगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, और ये मिरर है जो पैरेलल मूव कर रहा है, पैरेलल। सुनना आराम से। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी ना, अगेन परपेंडिकुलर पे, जितना आगे उतना ही पीछे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये मूव कर गया तो भी तो इमेज परपेंडिकुलर ही बनेगी, जितना आगे उतना पीछे। तो क्या ये कहीं जाएगा? नहीं जाएगा, वो तो वहीं रहेगा ना। तो अब बताओ, जब वो वहीं रहेगा तो देखना किसको है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हुए आदमी को देखूं कि वो क्या देख रहा है, तो वो तो उसको रेस्ट पे देखेगा, ग्राउंड पे वाला भी रेस्ट पे देखेगा, लेकिन मिरर वाला बी से जा रहा है तो उसको ये क्या दिखेगा, माइनस बी दिखेगा। क्या दिखेगा? समझ गए? यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी माइनस बी। ये चारों समझ में आ गए? चारों समझ में आ गए? ओके, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, मैं थोड़ी करूंगा, तुम करोगे। चारों बता चुका हूं ध्यान से, पक्का? अब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि समराइज कर देते हैं, पहले समराइज कर देते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि पहला, एक बार में एक ही वेलोसिटी देखो। अगर एक से ज्यादा देख लिया तो फिर तुम अपना डिसाइड करो कि सही होगा कि गलत, चांस तो बहुत कम है। यानी एक बार में एक ही देखो, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट पैरेलल, मिरर परपेंडिकुलर, मिरर पैरेलल, बस एक बार में एक देखो, उसका असर देखना। दूसरा, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज, बाकी 4 केस बताया। क्या केस बताया है?
चीज क्या बताया देखना, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो v परपेंडिकुलर होगी, v पैरेलल होगी, है ना। इसका मिरर का u परपेंडिकुलर होगी, u पैरेलल होगी, ठीक है, u पैरेलल, ठीक। तो बता, अगर मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक बार भी एक ही देखना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का असर बताओ। ग्राउंड से देखने पे अगर ये v से जा रहा है तो ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को वो v से आता हुआ दिखेगा, माइनस में, वेक्टर फॉर्म है ना, माइनस v। पहला हो गया, एक हो गया, खत्म। इसका असर क्या दिखेगा ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को? सेम ही दिखेगा ना, बोलो बच्चों, ये वेक्टर में, पक्का वेक्टर में, सही ना, बोलो बोलो आराम से। दो हो गया, इसका बताओ, इसका क्या दिखेगा ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को? टू यू ना, ग्राउंड पे बैठे हुए, ग्राउंड पे बैठे हुए को ये नहीं जा रहा है ना, ये केवल आ रहा है ना, तो ये x चलेगा तो 2x डिस्टेंस चल जाएगा ना, वो तो डबल दिखेगा ना, पक्का भूल गए। अगर ये x चला तो डिस्टेंस d माइनस x हो गई, तो उधर भी तो d माइनस x हो गई, यानी टोटल डिस्टेंस 2d माइनस 2x हो गई, यानी कितना आगे बढ़ गई? डबल, है ना। अरे बोलो, तो क्या लिखूं यहाँ पे? प्लस u परपेंडिकुलर का डबल, अरे जिधर की आ रहा है उधर ही डबल ना, पक्का ना, u परपेंडिकुलर का डबल वेक्टर में, ध्यान है सब वेक्टर में, ठीक। और आखिरी ये पैरेलल का, ग्राउंड से देखने में जीरो दिखेगा, क्योंकि जैसा ये रेस्ट पे है तो वो भी रेस्ट पे रहेगा, तो प्लस जीरो, काम खत्म। समझा मैं? टफ तो नहीं हुआ? फिर से एक बार, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर, चलो मिरर से देखते हैं, देखना इसके चलने से v परपेंडिकुलर, तो उसके भी चलने से v परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। इसके चलने से v परपेंडिकुलर, तो इस ग्राउंड इस पे बैठा मिरर पे, तो वो भी v पर मतलब v से ही चलेगा, चलेगा ना, पक्का। ये खुद चल रहा है v परपेंडिकुलर, तो पहले डिस्टेंस d है, अगर मैं x चल जाऊं तो डिस्टेंस d माइनस x होगा, तो जितना मैं चल रहा हूं उतना ही तो कम होते हुए नजर आएगा, यानी कितना होगा? प्लस u परपेंडिकुलर। बोलो बच्चों, याद आया? और कहां बैठे हो? मिरर पे, तो मिरर बैठे हो तो अगर ये रेस्ट पे और मैं चल रहा हूं तो मुझे वो उल्टा चलता हुआ दिखेगा, माइनस u पैरेलल। सुना के बच्चों? ये कर लोगे, याद रहेगा, ऐसे एक एक करके। और बाई चांस नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम ऑब्जेक्ट को मूव करके देख लो। ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कराओगे? पहले डिस्टेंस d मान लो, फिर d डैश मान लो, ऐसा करके। सुनाई दिया? तो अपने आप समझ में आएगा, दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने डिराइव किया वैसा चलो, मैंने जो डिराइव करने की कोशिश की, जैसे समझाने की तुम्हें कोशिश की, तुम डिराइव कर लो उस समय बैठ के। अगर नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है कि नहीं आ रहा है अब क्या होगा, नहीं आया तो ठीक है, मैंने डिराइव किया ना, वैसे तुम कर लो ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन के लिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, चलो v परपेंडिकुलर, वो भी v परपेंडिकुलर डबल ना, तो माइनस 2v परपेंडिकुलर। ये मैच चल रहा है तो वो भी चल रहा है, क्या? जीरो। ये चल रहा है v परपेंडिकुलर से, तो ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए कितना दिखेगा? डबल, डबल दिखेगा ना, देख लो। अभी डिस्टेंस d है, बाद में डैश, उसका डिस्टेंस 2d और बाद में 2d डैश, मतलब समझ गए ना, 2d माइनस d डैश, मतलब टोटल चलेगा, यही ना। बोलो बच्चों, तो डबल दिखेगा, u परपेंडिकुलर का क्या? डबल ऑब्जेक्ट से, है ना। और इसके कारण कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जीरो ना। मैंने उसमें बड़े से कराया है तो तुम देख लेना, समझ गए ना। बोलो बच्चों, छोड़ नहीं पा रहा, रिवीजन के चक्कर में गड़बड़ा रहा है। आप तो सही टाइम पे भी आ रहे थे जानबूझ के, तो दिन से थोड़ा लेट हो जा रहा है, 10 मिनट चार्ज। क्या करो, डेविएशन बच गया है और उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे। चलो एक लाइन सुन लो डेविएशन का, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ना। देखो ये अपने ये रास्ते से लाइट आई और चली गई, तो बच्चों अपने रास्ते से ये इतना डिविएट हुई ना, देख लो हुई कि नहीं डिविएट। अब ये कितना है? आई, ये भी कितना है? आई, तो अपने रास्ते से कितना डिविएट हो गई? हाँ, तो डेविएशन ऐसे लिखते हैं, वो गया 180 माइनस 2, खत्म। यानी रिफ्लेक्शन से, सिंगल रिफ्लेक्शन से इतना डिविएट होता है, सिंगल रिफ्लेक्शन से, पक्का। लेकिन दो बार रिफ्लेक्शन अगर हो जाए तो देखना, ये आई
ये आई और कहीं चली गई। तो पहले कितना डेबिट हुआ बताओ, पहले डेविएशन इक्वल टू डेविएशन इन 1 प्लस डेविएशन इन 2 ना। और डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, पहला अगर ये i है, i1 है, थोड़ा गड़बड़ भर के देखना, ये भी i1 होगा और ये i2 है तो ये भी कितना होगा i2। तो पहला डेविएशन बताओ 180 माइनस 2i1 और दूसरा डेविएशन यानी 360 माइनस 2i1 प्लस i2। इन बच्चों देखना जरा, ये i1 है तो ये कितना हुआ, ये i2 है तो ये कितना हुआ, तो तीनों का सम कितना होगा 90 माइनस i1 प्लस 90 माइनस i2 प्लस थीटा, यही ना, मस्ट बी इक्वल टू तो 180, यानी i1 प्लस i2 विल बी इक्वल टू थीटा। हमेशा याद कर लो, कोई प्रॉब्लम। अब ये i1 प्लस i2 यहां रख दो। इसका मतलब ये है कि डेविएशन जो है i1 i2 पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच के एंगल पे, सही ना। अगर ये ऐसे जाके कैसे डिबेट हुआ, क्लॉकवाइज ना, कैसे डिबेट हुआ, इवन एंटी क्लॉकवाइज भी कहीं होगा तो भी आंसर यही आएगा, प्रूव कर सकते हो। बस उसमें i1 माइनस i2 इक्वल टू थीटा आ जाएगा और यहाँ पे i1 माइनस i2 आएगा तो उसमें रख देने पे आंसर वही आएगा, समझ गए। तो ये जो डेविएशन आया फिर से, तो आंसर क्या आएगा बताओ, या तो 2 पाई माइनस 2 थीटा या 2 थीटा। क्यों, एक तरफ से 2 थीटा 2 पाई, तो दूसरी तरफ से 2 पाई माइनस थीटा, तो दूसरी तरफ से 2 थीटा। तो डेविएशन में दोनों में से जो आए वही आंसर है। एक तरफ से 2 पाई माइनस थीटा तो दूसरी तरफ से 2 थीटा, समझ गए ना। क्योंकि डेविएशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज क्लियर नहीं है, बस ऐसे ही मान लो, मतलब समझ गए ना, मतलब क्लियर नहीं है, दोनों तरफ से कहीं से भी देख सकते हो। अच्छा होता है छोटी वैल्यू बताना, अच्छा क्या होता है, दोनों में जो छोटी होगी वो बताना अच्छा होता है। क्या डेविएशन समझ में आया बोल बच्चों? हाँ ठीक है, मैं बाकी डेविएशन नहीं है अभी कोर्स में, रिफ्रैक्शन बाद में होगा, लेकिन मैं बताता हूँ, तो मैंने नोट्स में तो बताया उसको, तो अभी डेविएशन तुम यहाँ से पढ़ लेना, सही है। एक छोटी सी चीज और है, चलो ठीक है, उसको एंगुलर जैसे हमने अभी कहा ना कि एक आदमी वेलोसिटी का असर, तो एंगुलर वेलोसिटी का असर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइट आ रही है ना, मिरर को थीटा घुमा दिया तो लाइट कितनी घूम गई, ये एक छोटी चीज बच गई है, सही है। तो डेविएशन बच गया, एक छोटी चीज बच गई है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो डेविएशन नहीं बच गया, डेविएशन हो गया है, ठीक है ना। तो डेविएशन क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नहीं करा मैंने, क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन दूसरी क्या चीज बच गई है, वो थीटा वाली, सही है। तो वो तुम अपने मन से थोड़ा सोच सकते हो, सुनना देखो, इधर लाइट सामने से आ रही है और मैं मिरर हूं, तो बचपन से तुम्हें याद होगा कि तुम लोग क्या करते हो कि शीशा लेके और दूसरे के चेहरे पे, है ना, कहीं दूर है तो उसके चेहरे पे, है ना, तो क्या लगता है जो लाइट आ रही है उसे कितना घुमाते हो, 90 घुमाते हो तो 90 घूमता है क्या, नहीं, 45 घुमाते हो तो 90 घूम जाता है, याद है ना, याद है कि लाइट कहीं से आ रही है, पूरा 90 घुमाओगे तब तो आएगी नहीं, यानी 45 घुमाओ तो 90 घूम जाता है। इसका मतलब आने वाली रे को जितना घुमाना है अगर थीटा, तो मिरर को थीटा बाई 2 घुमाना पड़ेगा, कितना घुमाना पड़ेगा अगर मिरर को घुमाना है तो। और अगर रे ही घूमना चाहती तो जितना रे घूमेगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी। फिर से आने वाली रे ये है, जाने वाली रे ये हो गई, रिफ्लेक्ट हो गया ना सरफेस से एकदम। लेकिन अगर ये घुमाएगा थीटा तो ये भी जाएगा थीटा। इसका मतलब इसमें दो चीज क्या है, या तो मिरर घूमेगा या इंसिडेंट रे। मिरर घूमेगा तो उसका असर डबल होगा और इंसिडेंट रे घूमेगा तो उसका असर बराबर होगा। लेकिन मिरर घूमेगा तो सेम डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी का डबल। जबकि इसमें ये थीटा इधर जा रहा है तो वो थीटा इधर जा रहा है, उल्टा होगा। यानी इंसिडेंट रे के घूमने का असर नेगेटिव टाइम्स होता है, सेम होता है, वैल्यू में सेम रहता है, नेगेटिव टाइम्स होता है। जबकि मिरर के घूमने का असर डबल होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, याद है। तो ऐसे ही ओमेगा के साथ भी होगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी टाइम से डिवाइड कर दो, हो गया लगभग। तुम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, नहीं तो फिर ट्राई क्वेश्चन खत्म करो जो मैंने भेजा है।